एवरीवन, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि आर्बिट्रेटर्स के पास ये पावर नहीं होती कि वो यूनिलेटरली अपनी फीस फिक्स कर सकें विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। आज के मेरे वीडियो में मैं इसी केस के बारे में डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आर्बिट्रेशन होता क्या है और वो क्यों यूज़फुल है। बट बिफोर दैट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक तरीके का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसमें काफ़ी सारे होते हैं, जैसे मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन और उसी में से एक होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं दैट इट इज़ एन आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट। जब दो पार्टीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तभी कई बार ये डिसाइड कर लेती हैं कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई डिस्प्यूट हमारे बीच अराइज होगा तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, थ्रू आर्बिट्रेशन, थ्रू लिटिगेशन, थ्रू मीडिएशन, कैसे भी। सो कई बार पार्टीज पहले ही डिसाइड कर लेती हैं कि जब डिस्प्यूट अराइज होगा तो हमें उस डिस्प्यूट को किस तरीके से रिजॉल्व करना है। और अगर उन्होंने आर्बिट्रेशन डिसाइड कर रखा है देन एज सुन एज अ डिस्प्यूट अराइजेस दे गो फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों इम्पॉर्टेंट है? आर्बिट्रेशन सबसे पहले तो है आपको बहुत जल्दी आपके इश्यूज़ का सेटलमेंट हो जाता है, बिकॉज इफ़ यू विल गो बाय लिटिगेशन तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, प्रोसीडिंग्स होंगी, डेट्स मिलेगी, ये सब कुछ। साथ ही साथ आपके पास ये ऑटोनॉमी होती है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपका डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेगा, यानी आर्बिट्रेटर जो है कौन आपका केस लड़ेगा और कौन सी बेंच जो है वो आपका केस सुनेगी। सो ये सब ऑटोनॉमी जो है पार्टीज़ के पास होती है, लेकिन इस तरीके की ऑटोनॉमी जो लिटिगेशन में है वो नहीं होती, क्योंकि आप अपना जज जो है वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते। सो इसीलिए आर्बिट्रेशन हेल्प करती है पार्टीज़ को, साथ ही साथ आर्बिट्रेशन हेल्प करती है कोर्ट को भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन कोर्ट्स में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। सो दीज alternate dispute resolution mechanisms are basically helping the court in resolving the issues at a faster pace. So now we will talk about the case जहाँ पे कोर्ट ने ये important judgment दिया। So the name of the case is Oil and Natural Gas Corporation Limited versus Afcons Gunanusa JV। इस केस के अंदर जो बेंच ये पूरा केस सुन रही थी, इट कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिसेस सूर्यकांत, डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड संजीव खन्ना। यहाँ पे इशू जो आया दैट वाज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट बाय ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है वो ये चाहती थी कि ये जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है इसे जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाए। दिस मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल शुड बी टर्मिनेटेड और इसके बदले जो है एक फ्रेश सेट ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाए आफ्टर देयर फी जो है वो सब कुछ डिसाइड हो जाए। सो इस केस में बेसिकली इशू ये था कि जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल थी वो फीस जो उन्हें मिलने वाली थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थी और वो उसके अंदर और बढ़ाना चाहती थी, दे वांटेड मोर। बट ओएनजीसी का ये कहना था कि नहीं, हम उतना ही देंगे। बट जब ये आर्ग्यूमेंट हुआ तो पेटिशनर्स का ये कहना था कि वंस द फी पेबल टू द आर्बिट्रेटर इज स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट, और जब आर्बिट्रेटर जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं, तभी जो है या आर्बिट्रेशन की पूरी प्रोसीडिंग चालू होती है। एंड वंस दे एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, एवरीथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, then they cannot refuse the arbitration if they are not agreeable. So इन्होंने ये कहा कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और उसमें जो भी लिखा था आर्बिट्रेटर्स को जो ये ट्राइब्यूनल है उन्हें इसको जो है अबाइड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहे थे इसीलिए ओएनजीसी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास और ये कहा कि इसे टर्मिनेट कर दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच इसे हियर कर रही थी तो उन्होंने कंक्लूड किया कि देयर वाज नो एविडेंस इन रिगार्ड टू एनी सेटलमेंट, कि पार्टीज़ के बीच में और आर्बिट्रेटर्स के बीच में कभी भी फ़ी को लेके कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ, कोई भी कंसेंट नहीं हुई।
अब अगर हम इस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, सो इट विल बी basically foisting a fee upon the parties and the arbitral tribunal to which they are not agreeing. So इससे क्या होगा, दोनों को प्रॉब्लम होगी, पार्टीज को भी और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को भी. तो उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शुड बी डन, ताकि दोनों ही पार्टीज खुश रह सकें और ढंग से जो डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट हो सके. सो फाइनली जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने ये कहा कि आर्बिट्रेटर्स के पास ये पावर नहीं होती कि वो यूनिलेटरली जो है ये डिसाइड कर सकें कि उन्हें कितनी फीस मिलनी चाहिए. सो दे डू नॉट हैव दिस पावर टू यूनिलेटरली इशू बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल ऑर्डर डिटरमाइनिंग देयर ओन फीस. और अगर वो ऐसा करते हैं, इस तरीके से यूनिलेटरली डिटरमाइन करते हैं अपनी फीस को, सो दे आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी जो कि आर्बिट्रेशन देता है. और साथ ही साथ जो डॉक्ट्रीन है, द डॉक्ट्रीन ऑफ इन रैम सुअम, जो कि है दैट द आर्बिट्रेटर्स कैन नॉट बी अ जज ऑफ देयर ओन प्राइवेट क्लेम अगेंस्ट द पार्टीज रिगार्डिंग देयर रेम्यूनरेशन. सो जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि आर्बिट्रेटर्स के पास ये पावर नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सके. एंड सिंस दिस जजमेंट होल्ड्स दैट द फी ऑफ द आर्बिट्रेटर्स मस्ट बी फिक्स एट द इंसेप्शन, यानी जब से ये अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज एंड द आर्बिट्रेटर्स, एट दैट टाइम ओनली फी शुड बी फिक्स्ड, ताकि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आगे फ्यूचर में अराइज ना हो और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का डिले ना हो बिकॉज ऑफ दिस रेम्यूनरेशन इशू. So that is the reason that this judgment is a significant one, it is an important one, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो लास्ट के पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन रिगार्ड टू आर्बिट्रेशन, जो कि आर्बिट्रेटर्स को और पार्टीज़ को दोनों को ही ध्यान में रखना होगा. पहला तो ये कि आर्बिट्रेटर्स जो है वो यूनिलेटरली अपनी फीस डिसाइड नहीं कर सकते, एंड सेकेंडली जो भी फीस से रिलेटेड इशू है वो आर्बिट्रेटर्स को और पार्टीज़ को एट द इंसेप्शन ऑफ द प्रोसीडिंग, एट द इंसेप्शन ऑफ द अग्रीमेंट ही डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट ना हो और अननेसेसरी लिटिगेशन ना हो. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.